पेपर जो है डिफरेंट एग्जाम्स में बच्चों को उलझाकर एक 8 से 10 साल का पीरियड जो है मुखर्जी नगर जैसे छोटे छोटे कमरों में ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसमें कैसे गुड गवर्नेंस लाया जाए, कैसे जो है इनको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए इन एग्ज़ाम्स को। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जो बहुजन समाज है उसके मुद्दे हैं, और सभी के जो मुद्दे हैं कि आज सब लोग त्रस्त हैं एक तरीके से बेरोज़गारी से, महंगाई से। तो उन सब चीज़ों के लिए पार्लियामेंट में आपका जाना ज़रूरी है। और हेलो नमस्कार, मैं हूं मर्जीना। अभी हम हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी में एक नई सदस्य जो सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, उनका नाम है बबीता यादव। चलिए चलते हैं और सुनते हैं उनकी विचारधाराएं क्या हैं। अभी हमारे साथ हैं बबीता यादव, जो कि अभी आज़ाद पार्टी की अभी नई कैंडिडेट बनी है। इनकी विचारधाराएँ क्या हैं ये जानना चाहते हैं। अपने बारे में आप कुछ बताइए। मेरा नाम बबीता यादव है और मैं मुखर्जी नगर रहती हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लो पास आउट हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और उसी दौरान जो है कोविड में एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया, तब से हम एक आंदोलन में आए और उस आंदोलन को हमने मुखर्जी नगर में 2 महीने तक किया और 3 साल तक वो आंदोलन चला। उस आंदोलन को जब नहीं सुना लोगों ने, खूब डंडे खाए, डिटेन हुए काफ़ी बार, तब मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट जो रास्ता है, अगर अपनी आवाज़ कहीं रखनी है और स्टूडेंट्स के भविष्य के, एक तरह का स्टूडेंट नहीं मतलब माँ बाप का भविष्य भी जो है वो बच्चे ही होते हैं, तो हर उस परिवार के भविष्य के लिए अगर सोचना है तो आज देखो कि आप 50% पद जो है वो हर डिपार्टमेंट में खाली पड़े हुए हैं, पेपर आउट होते जा रहे हैं। पेपर जो है डिफरेंट एग्जाम्स में बच्चों को उलझाकर एक 8 से 10 साल का पीरियड जो है मुखर्जी नगर जैसे छोटे छोटे कमरों में ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसमें कैसे गुड गवर्नेंस लाया जाए, कैसे जो है इनको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए इन एग्ज़ाम्स को। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जो बहुजन समाज है उसके मुद्दे हैं, और सभी के जो मुद्दे हैं कि आज सब लोग त्रस्त हैं एक तरीके से बेरोज़गारी से, महंगाई से। तो उन सब चीज़ों के लिए पार्लियामेंट में आपका जाना ज़रूरी है और आपके उन लोगों का जिन्होंने सामान्य संघर्ष देखा है, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में जब मुद्दे आते हैं उनके सिवा उनको कोई फ़र्क पड़ता है। चाहे कितनी महंगाई हो जाए, गरीबी, बेरोज़गारी हो जाए, या फिर पेपर आउट हो जाए, या वैकेंसी आए या ना आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोविड में भी आप देखो कि किस तरह से जो माइग्रेंट्स हैं, जो बेचारे यहाँ जो यूपी बिहार से आकर जो अलग अलग स्टेट में जो छोटी मोटी नौकरी करती, लेबर का काम करते हैं, वो किस तरह से पैदल गए। हमारी जो सरकारें हैं किसी को जू तक नहीं रहेंगी। तो बात यह है कि जो संविधान में हम एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो वहाँ कल्याणकारी राज्य कहाँ रह गया। इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र जो है नाम, मेरे हिसाब से लोकतंत्र जो है सिर्फ नाम का रह गया है। जो संविधान देश स्वतंत्र होने से पहले जो राज कर रहे थे, जो फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छे स्टेज पे थे, वही लोकतंत्र के बाद उन्होंने एक कब्जा कर लिया। और अब जरूरत है, देश की जो 50% आबादी है उसको तो आज तक 76 ईयर हो गए, उसको कोई भागीदारी ही नहीं मिली है। ऐसे जो सामान्य वर्ग है, ओबीसी है, एसटी और एससी है, उसमें जो सामान्य व्यक्ति है, जो गांधी जी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ कि तुम्हें भी जब भी किसी कोई पॉलिसी अगर बनानी है और तुम्हें देखना है कि वो सही है या गलत है, तो उसको उसका समाज के लास्ट व्यक्ति तक क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर अगर सही प्रभाव पड़ रहा है, उससे वो लाभान्वित अगर हो रहा है, तो इसका मतलब वो पॉलिसी अच्छी है। तो इस जो मिशन उद्देश्य को लेकर कोई भी नहीं चलते, पॉलिसी कुछ लोगों के लिए बना दी जाती है। आज आप देख लो कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाले जो बात आ रही है, पीएम केयर फंड की जो बात आ रही है, वो किन लोगों के लिए बनाया गया है। तो बात यह है कि पैसे वाले लोगों ने डेमोक्रेसी को कैप्चर कर लिया है और अब सामान्य यूथ को और महिलाओं को जागने की जरूरत है कि इस लोकतंत्र पे हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसमें एक ताकत है नेतृत्व करने की, अपने समाज के, अपने देश के लोगों की। और इस पे जो पैसा एक बाध्यता आती है वो ना आए। जनता को अब समझना होगा कि ये जो पूंजीवाद है और जो परिवारवाद है, इनसे आप नफरत करें और इनको देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास करें, क्योंकि इन्होंने आपके स्वाभिमान को, आपके वोट को खरीद लिया है और ये पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है। ये लोग इलेक्शन के टाइम में आते हैं बिजनेस करने के लिए। अगर आपके पास 50 करोड़ है तो आपको उसको 500 करोड़ कैसे करने हैं अगले 5 साल में। तो ये समय पर जैसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट की योजना स्टार्ट होती है, ऐसे इलेक्शन हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट की योजना स्टार्ट होता है, तो लोग पैसे लगाते हैं और उसको 500 गुना करने के लिए 2 महीने पर अपना ताम झाम दिखाएंगे और फिर चले जाएंगे। मैम, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट से लेके आप पॉलिटिक्स में गई हैं अभी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या प्रभाव पड़ेगा जो बच्चे मुखर्जी नगर में जो तैयारी करते हैं उन पे? मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले हर उस बच्चे का जो भविष्य है वो सुनहरा होगा, जो आज भी है और जो कल आने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो आते रहते हैं वहाँ पर। जो आज जो एक बच्चा, जैसे मैंने बताया कि आज मान लो एसएससी का एक एग्ज़ाम है, तो वो पहली बात तो हर साल निकलेगा नहीं, 2-3 साल में तो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम निकलता है सिवाय यूपीएससी के। फिर उसके बाद 3 साल तो उसका वेट में बैठे रहो, फिर पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट के बाद
वो हाई कोर्ट में केस चला जाता है, फिर 2-3 साल हाई कोर्ट में लग जाते हैं, या फिर किसी और कारण से उलझा दिया जाता है, आंसर की नहीं देंगे या गड़बड़ आंसर की दे देंगे, तो 6 से 7 साल एक बच्चे को एक एग्जाम को क्लियर करने में लग जाते हैं। और उसमें उस माँ बाप की मेहनत, सिर्फ बच्चे का ही टाइम नहीं जाता, उस परिवार का टाइम, जो बच्चा अपने परिवार से दूर रहता है, माँ बाप संघर्ष करते हैं, छोटी छोटी अपनी रकम जोड़ के मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, उन सब के सपने, वो सब चीज़ें जो है, पैसा सब चकनाचूर हो जाता है। तो जब मुखर्जी नगर से कोई स्टूडेंट या उनका जो प्रतिनिधि है वो वहाँ जाएगा, तभी जो है इसमें सुधार होगा कि पेपर आउट के लिए अलग पॉलिसी बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, जो पेपर आउट इश्यूज़ में जो इन्वॉल्व है उनकी संपत्तियाँ जब्त होनी चाहिए, हर एग्जाम का एक कैलेंडर होना चाहिए, और 1 डे जो एग्जाम है उसको 6 मंथ में कंप्लीट करना चाहिए, जो 3 स्टेजेस में है वो 9th मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से पेपर आउट होता है तो उन सब बच्चों के जो पैसे हैं, जो लगा अभी 1 साल की तैयारी के दौरान जिनका लगा है, वो वापस मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्यों सफ़र हों, गवर्नमेंट ने तो उनके फॉर्म भरवाने से कमा लिया है, लेकिन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। बाद में कुछ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के अरेस्ट करके दिखा दिया जाता है कि हमने अरेस्ट किया है। तो इन पे अच्छे से अच्छी पॉलिसी बन सके, और एक जो है कॉमन एग्जाम बने, जैसे ग्रुप सी और डी के हैं, उनके लिए हरियाणा में CET लागू किया था, लेकिन वो विवादों में घिर गया, तो उसको अच्छे से लागू किया जाए, और ग्रुप C, D और B के लिए एक कॉमन एग्जाम हो, ताकि एक एग्जाम देने से जितनी जो कट ऑफ आए उसके आधार पर बच्चों को ले दिया जाए, ना कि हर एग्जाम में कभी ये फॉर्म भर रहे हैं, कभी वो फॉर्म भर रहे हैं, और आधा पैसा तो माँ बाप का इन्हीं में लूट रहा है। जी मैम, जो चंद्रशेखर आज़ाद सर हैं, जैसे उनकी एक विचारधारा है, तो आपने जो पार्टी ज्वाइन किया है, आपने क्या विचारधारा लेकर आ पाई हैं और क्या संदेश जाएगा दूसरों पे? मेरी विचारधारा एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन को धरातल पे लागू करना, रियल में जो उसकी सेंस है, उसकी जो भावना है, उसको धरातल पे लागू करना। जी, जैसे कि अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, हाँ जी, तो मौलिक अधिकारों का अभी जो है इस समाज में, इस परिस्थिति में, जैसे कि बीजेपी की जो सरकार है उसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो मैम इस पे क्या कहना है आपका? जैसे कि अगर आप जीतती हैं आप, तो आप क्या करेंगी मौलिक अधिकार के लिए? मौलिक अधिकारों का जैसे मीडिया है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको दबाया जा रहा है। आप अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि कोई नेशनल मीडिया जो है यहाँ पर नहीं, सिर्फ जो सोशल मीडिया है वो है, और नेशनल मीडिया पे आप देखोगे सिर्फ एक ही खबर दिखाई देगी, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। तो बात यह है कि आज डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर हैं, सभी पे कहीं ना कहीं लैटरल एंट्री लाके ब्यूरोक्रेसी में को ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ पर 17 साल कोई IAS जो है कि जॉब करके जब वो सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे पहुँचता था, आज वो डायरेक्ट अपने जो भाई, एक तरह से जो जुडिशरी में भाई भतीजा था, वो वहीं फैलाया जा रहा है, और आप कोई जो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाएगा। जो एक रिपोर्ट आई थी कि OBC के कितने सेक्रेटरी हैं, सिर्फ 3 है, तो आगे तो वो भी नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से लोकतंत्र के 4 पिलर पर जो है वो एक तरह से का ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जिनको सामान्य व्यक्ति की जो परेशानियां हैं, जो देश का डेवलपमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं जब यहाँ से चुन के जाऊँगी तो मैं एक 26 लाख की जनसंख्या जो है उसको रिप्रेजेंट करूँगी, और वो सारे मुद्दे जो है मैं पार्लियामेंट में रख के उन पर डिबेट करवाने की कोशिश। मैम, तो ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसे कि आपने आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी पार्टी हैं जो सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर हैं, जो कि आने की संभावना है, तो आपने फिर यही क्यों? देखो, मैंने वही कहा कि जितनी भी एस्टेब्लिश पार्टियां हैं उन पे उन्हीं लोगों ने राज कर लिया है, जो या तो स्वतंत्रता से पहले जिनका राज था, और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया है। और जब आप सामान्य व्यक्ति जो है उसमें जाता है और वो कहता है कि उसको इलेक्शन लड़ना है या उसको एक सही नेतृत्व जो है वो चाहिए, तब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आप मैं या आप अगर नेताओं के बच्चे तो आप 26 ईयर में MP का इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन अगर आप सामान्य परिवार से आते हो और आपकी 30-35 साल उम्र है, तो पता अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी थोड़ा संघर्ष करो। इसका मतलब वो 50 साल की उम्र में आपको एक इलेक्शन लड़वाएंगे, सिर्फ MLA MP तक एक बार बना के, और वो बाहर कर देंगे। तो रियल में जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए समाज के लास्ट व्यक्ति का, वो नहीं है। इसलिए ये एक यूथ की पार्टी है जिसमें जोश भी है और कुछ नया करने की सोचते हैं, क्योंकि जब एक नई नींव बनती है तभी नए लोगों को मौका मिलता है। अगर मैं भी जीतती हूँ तो मेरी विधानसभा, जैसे 10 विधानसभा आती है मेरे क्षेत्र में, तो हर एक क्षेत्र से एक नया व्यक्ति खड़ा होगा, जो पहले से एस्टेब्लिश जो परिवार है, जो पूंजीवाद है, उसको टक्कर देके एक नए 10 MLA खड़े होंगे जो सामान्य परिवार से, और उन जब सब 10 MLA बनेंगे तो सामान्य परिवार के लोगों का भी विकास होगा। डॉक्टर रितु, जैसे मामले बढ़ रहे हैं, लगातार दलित समाज के प्रोफेसर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो वही है ना कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है उसको दबाया जा रहा है, और मैंने बताया कि लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं उनको दबाया जा रहा है। तो डॉक्टर रितु का जो मामला है उसमें भी वही है कि एक तरह से कुछ लोगों ने जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर देखें तो वहाँ पर कब्जा कर लिया है, और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये तभी होगा जब आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बड़े लेवल पर हो।